Hello students, welcome to ITP Science Effects. This is Sautan Makar here, your instructor. जय श्री राम, राधे राधे। तो आज हम कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यूनिट 7 जो कि अवेयरनेस अबाउट रिसेंट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक कवर कर लिया है अकॉर्डिंग टू द करिकुलम जो आपके डिज़ाइन किया गया था आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो सबसे ख़ास बात ये है ना कि ये आई थिंक सो ये फर्स्ट टाइम है, मतलब इसके पहले जो थे सिलेबस वो चेंज हो चुके थे, तो हम लोग जो है वो नए वाला जो सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। एंड फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, अभी तक मैंने कोई भी पीडीएफ अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी कमेंट ऐसा नहीं मिला कि आपको ज़रूरत है, ठीक है? अगर आपको ज़रूरत होगी लास्ट मोमेंट में मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग इतना स्टार्टिंग से इनिशिएट कर रहे हो और आप एंड मोमेंट पे सिर्फ़ वो पीडीएफ देखोगे तो यूज़फुल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है? तो सबसे पहले एनसीईटी एग्ज़ाम के लिए जो आज हम लोग यूनिट कवर करने जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसमें हम जितने भी जो लॉज़ है, पॉलिसीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये थंबनेल में ही आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, एनसीएफएफएस और एनईपी, एनसीएफएससी ये सब टर्म्स सुनने में थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, इज़न्ट इट? पर आज हम इसे वन शॉट में समझेंगे और बहुत ही सिम्प्लिफाइड वे में समझेंगे। ताकि आपका जो एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस है, वो आप सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला जैसे कि मैंने आप सबको ये चीज़ बता चुका है कि अगर एक क्विक लुक हमारे सिलेबस का चेकलिस्ट पर अपन ध्यान देंगे, इस यूनिट में टोटल 10 मेजर टॉपिक है, ठीक है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, देन एनईपी, एसईडीजीएस, एनसीएफएफएस, एनसीएफएससी, लोकल स्कीम ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ एसईडीजीएस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आरटीई एक्ट 2009, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है? तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 2016 का, वो डिसेबिलिटीज़ के लिए बात करता है, ठीक है? एनईपी 2020 जो है, वो हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करता है। एसईडीजीएस जो है, यानी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, ठीक है? ये डिसएडवांटेज्ड ग्रुप की एजुकेशन के बारे में बात करता है। एनसीएफएफएस, तो एनसीएफ ने इन जो नए फॉरवर्ड्स है, ये एनसीएफ का ही एक नया-नया फॉरवर्ड है एनसीएफएफएस या एनसीएफएसई, ठीक है? एनसीएफएफएस जो है वो 22 में आया था और एनसीएफएसई 2023 में आया था, ठीक है? बाकी लोकल स्कीम फॉर गर्ल्स एजुकेशन ये सब भी इम्पोर्टेंट होते हैं, बट इसमें क्वेश्चन्स आने के चांसेस काफ़ी कम है। ये सब जो एक्ट है, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स आ सकते हैं। आरटी एक्ट 2009 समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है? और गर्ल्स एजुकेशन की स्कीम भी अपन इसमें अब कवर अप करते हुए चलेंगे। ये चेकलिस्ट आपका एक रोड मैप के जैसे आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अपने को इस टॉपिक में ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि अपन बैठें और आई एम श्योर कि इस यूनिट से 1 क्वेश्चन आना कन्फर्म है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है? तो सबसे पहले आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में अपन बढ़ते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। ये 2016 में लॉन्च हुआ था। ये रिप्लेस किया था पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को, ठीक है? क्या रिप्लेस किया था? जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का जो था, उसको रिप्लेस किया था। अगर इसके की पॉइंट्स के बारे में अगर अपन बात करते हैं, तो पहले सिर्फ़ 7 डिसेबिलिटी कैटेगरीज़ थे, पर अब इन्हें बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। पहले कितने थे? 7 अब 21, ठीक है? फिर ये जो है एजुकेशन की सबसे बड़ी बात ये है कि जो सीडब्ल्यूएसएन जो ग्रुप होती है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, उनके लिए 6 से 18 साल तक के फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है? तो आपको ये सब पता चल गई। सबसे पहले आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, कि कौन से एक्ट को रिप्लेस करके बना है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। इसमें 7 कैटेगरीज़ से हटा के 21 कैटेगरीज़ में ला दिया गया है। ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है 6 से 18 ईयर्स के बच्चों को ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़, ठीक है? देन आपको इसमें याद क्या रखना है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो राइट्स भी देता है प्लस इंक्लूजन भी देता है, ठीक है? तो इंक्लूजन वर्ड जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 5 में कवर अप किया था, ठीक है? तो ये सब ये एक्ट सिर्फ़ फैसिलिटी नहीं, बल्कि डिग्निटी और इक्वालिटी की भी बात करता है। राइट मतलब डिग्निटी और इंक्लूजन मतलब इक्वालिटी, ठीक है? तो ये एक्ट के बारे में आई थिंक सो आपको इतना ही नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा डीप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कब हुआ था, किसको रिप्लेस किया था, इसका मेन एम क्या है, कितने को रिप्लेस करके कितना न्यू लॉज़ आए और
आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का जो मेन ये वाला जो एमसीक्यू टिप है इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज़ एनईपी 2020 एंड एनसीएफ स्ट्रक्चर। तो एनईपी का फुल फॉर्म आप सबको पता है, आप इसी करिकुलम के हिसाब से पढ़ते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये जो है वो अगेन रिप्लेस हुआ था 1986 वाला जो पॉलिसी था उसको रिप्लेस करके। ये जो है इसमें बड़ा बदलाव ये लाया गया था ना एनईपी वाले में कि 5+3+3+4 स्ट्रक्चर जो है जिसे पुराना 10+2 कर दिया गया है। ठीक है? अभी अभी आप लोग क्या पढ़ते हो? आपका एनईपी के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी जो था वो 5+3+3+4 था और एनईपी 2020 वाला ये फॉलो करता था। जबकि 1986 वाला क्या था? जो हम लोग पढ़ते थे 10+2 सिस्टम वाला। इसको तो 10+2 सिस्टम को रिप्लेस करके 5+3+3+4 सिस्टम वाला ला दिया गया है। ठीक है? अब स्कूल एजुकेशन को टोटल 4 स्टेजेस में बाँट दिया गया है। ठीक है? 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, देन सेकेंडरी स्टेज। साथ ही एनसीएफएससी 2023 का भी अपन फोकस जो है वो क्या था? रोट लर्निंग से हटाकर एक क्रिटिकल थिंकिंग पे फॉरवर्ड कर दिया गया है, ताकि बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है? अब असेसमेंट साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कंटिन्यूअस होते हैं, ताकि बच्चे का ओवरऑल प्रोग्रेस ट्रैक हो सके। ठीक है? तो आई होप सो कि आपको एनईपी का एजुकेशन पॉलिसी समझ में आ गया, क्या चीज़ बोलता है वो। कौन से सिस्टम को रिप्लेस करके क्या चीज़ आया था, कि किस पे फोकस करता है? न्यूमेरेसी पे। रूट लर्निंग को हटा के ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है। 5+3+3+4 स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एमसीक्यू टिप इसको याद क्या रखना है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है और ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है। क्लियर है? तो अभी तक के हम लोगों ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पढ़ा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 21 कैटेगरीज के बारे में बात करता था। देन आपका एनईपी जो 5+3+3+4 मॉडल पे बेस्ड है और एनसीएफ के नए बदलाव के बारे में हम लोगों ने अभी तक समझ लिया। ठीक है? एग्जाम में अक्सर इनके फुल फॉर्म्स, डेट्स या एज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पॉइंट्स को आप लोग रिवाइज करके रखिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नाउ लेट मी सी कि रिकॉर्ड हो रहा है ना? फाइन। सो हम लोगों ने अभी तक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ लिया, एनईपी 2020 के बारे में पढ़ लिया। अब है एसईडीजीज के बारे में पढ़ना, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बारे में पढ़ना। तो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप जो है यानी एनईपी 2020 का मेन गोल क्या था? इक्विटी और एसेस। इसका मतलब है कि एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, चाहे उसकी बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसमें हम फोकस करते हैं एससी एसटी कम्युनिटीज, माइनॉरिटी कम्युनिटीज और गर्ल्स पर फोकस करते हैं। ठीक है? इसके अलावा माइग्रेंट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के भी ऊपर हम फुल सपोर्ट दिया जाता है, ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना हो किसी भी वजह से। ठीक है? तो ये एनईपी के अंदर ही आता है, जो कि स्पेशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप पे फोकस करता है, इक्विटी और एसेस पे। ठीक है? इसका मेन गोल क्या था? इक्विटी और एसेस, हर लोगों को एक सामान्य रूप से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के और हर लोग जो है उससे पढ़ सके। ठीक है? तो आई होप सो कि आपको एसईडीजीएस के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है? कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड आई होप सो कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि हम लोग का जनरल टेस्ट का जो सीरीज़ है वो भी स्टार्ट ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है? और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैंने जो भी अलग-अलग इधर-उधर चल रहा है, बट हम लोगों ने काफ़ी प्रिसाइज़ वे में रखा है, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लैरिटी के साथ रहे और जब आप बैठो तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है? ग्रेट, लेट्स कंटिन्यू। सी एनसीएफएफएस 2022, एनसीएफएफएस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। ये बेसिकली फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों पे फोकस करता है। ठीक है? ये फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली 3 से 8 साल के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें मेन फोकस एफएलएन है, जैसे आपका एक और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी था, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे। ठीक है? तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बस मतलब फाउंडेशन लेवल पे, एफ मतलब फाउंडेशनल, एल लिटरेसी मतलब फाउंडेशन लेवल की टाइम पे पढ़ना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उस पे ज़्यादा फोकस करता है, ताकि बच्चे सिर्फ बेसिक रीडिंग और मैथ्स तो एटलीस्ट सीख सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर रोट लर्निंग को ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं किया जाता।
ठीक है? तब प्ले बेस्ड और जॉयफुल लर्निंग पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, ठीक है? तो एमसीक्यू की टिप के लिए अगर आपको याद रखना है तो यही याद रखना है कि एनसीएफएफएस क्या बोलता था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। ये अर्ली चाइल्डहुड पे ज़्यादा फ़ोकस करता है और जॉयफुल लर्निंग के हिसाब से ये चीज़ें को पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है? एनसीएफएफएस के बारे में समझ में आ गया? आई होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई है। एनसीएफएफएस का मतलब क्या हुआ? अर्ली चाइल्डहुड प्लस प्ले। तो एक-एक बार मैं आपको अभी रिवाइज़ करा देता हूँ। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में सिर्फ आपको ये याद रखना है, किसको रिप्लेस करके आया था, कितने लॉज़ बने थे, कौन से बच ईयर के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी है, ये बोलता क्या है। देन एनईपी 2020 जो है वो कौन से स्टेज पे बेस्ड है, इसमें ये किसको प्रमोट करता है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को, ये भी जो है वो फ़ोकस करता है फाउंडेशन लेवल के लिटरेसी और न्यूमरेसी पे, चाइल्ड सेंटर और होलिस्टिक होता है। एससीडीजीएस जो है वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करता है, एनईपी के अंदर ही आता है, क्योंकि इसका मेन गोल है इक्विटी एंड एक्सेस विथआउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एनसीएफएफएस जो है वो फ़ोकस करता है अर्ली चाइल्डहुड प्लस जॉयफुल लर्निंग। देन एनसीएफएसई, एनसीएफएसई जो है वो 2023 में आया था। एनसीएफएफएस कब आया था? 2022 में। तो एनसीएफएसई 2023 जो स्कूल एजुकेशन के लिए कवर करता है फ्रॉम क्लास 1 टू 2। ये बेसिकली ऐसे नहीं बोलता फाउंडेशन और प्रिपरेटरी, ठीक है? ये क्लास 1 से लेके 12 के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कंटेंट को ओवरलोड, जो टू रिड्यूस द कंटेंट ओवरलोड, ठीक है? इसका मेन एम यही है कि बच्चों को ज़्यादा कंटेंट का ओवरलोड ना दिया जाए। क्लियर है? और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना है, ठीक है? इसमें एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। एंड ऑब्वियस सी बात है, देखो ये सब चीज़ें ना रट्टा मारने वाली नहीं होती है। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल बनाना, कंटेंट को रिड्यूस करना, ये सब जो है नए-नए पॉलिसी के अंदर ये सब चीज़ें आती है। वो अलग मैटर है कि प्रैक्टिकली होता नहीं है, ठीक है? तो इसमें करिकुलम को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है ताकि बच्चे पर एग्ज़ाम का बोझ कम हो सके। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ ना, तो फ़ोकस इसका अंडरस्टैंडिंग पर होता है, ना कि मेमोराइज़ेशन पे, ठीक है? बच्चे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये एनसीएफएससी का मेन एम था। समझ में आ गया? लोकल स्कीम, अब अगर गर्ल्स एजुकेशन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फ्री यूनिफ़ॉर्म, स्कॉलरशिप, बाईसाइकिल स्कीम, ये सब जो है आप सबको पता होगा कि ये सब होता है गर्ल्स के लिए। तो इसका मेन एम क्या था? ये सब जो स्कीम्स लाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका मेन एम ये था ताकि वो लड़कियों को एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके। अक्सर विलेज एरिया में क्या होता है, अ 8th क्लास के बाद या 10th क्लास के बाद लड़कियों को छुड़वा दिया जाता है। तो उस चीज़ को कम कराने के लिए ये सब चीज़ें लाई गई थी, टू प्रमोट द रिटेंशन, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। देन एजुकेशन फॉर एससीडीजीएस, तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था एससीडीजीएस जो है इस सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए मेन इक्विटी और एसेस जो था वो उसका एमसीक्यू टिप में था, ठीक है? अब उनके लिए क्या-क्या एजुकेशन के लिए क्या-क्या किया गया उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप जो है, इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो इन ग्रुप्स के लिए एजुकेशन एसेस करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसलिए जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ न कुछ टारगेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस का सपोर्ट बनाया। इसमें 3 मेन चीज़ें आती है। टारगेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट खुद अलग से प्रोवाइड करेगी, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह। दूसरा, हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट प्रोविज़न्स, वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ताकि बच्चों को स्कूल आने-जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। और तीसरा, डिजिटल एक्सेस इनिशिएटिव्स, ताकि रूरल एरिया में भी डिजिटल लर्निंग पहुँच सके। इसका कोर आइडिया बस एक ही है, इंक्लूजन एंड सोशल जस्टिस, ठीक है? यानी हर बच्चे को बराबर का मौका मिलना चाहिए। तो समझ में आ गया? एजुकेशन, अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि इक्विटी एंड एसेस, वो आएगा कैसे? उस चीज़ को लाने के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया, हॉस्टल और स्कॉलरशिप, हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट प्रोविज़न तैयार किया, डिजिटल एसेस तैयार किया, ताकि हर एक बच्चों को वो एजुकेशन जो है वो एक्सेस हो सके। तो उसका कोर आइडिया क्या था? इंक्लूजन एंड सोशल जस्टिस। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न, ये ऑलरेडी हम लोगों ने आर्टिकल 21 या आर्टिकल 45 के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी आई थिंक सो यूनिट 1 में, हाँ, यूनिट 1 में हम लोगों ने देखा था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो स्टार्टिंग से देखते जाइएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी उधर बात किया था 21 ए जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 टू 14 ईयर्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 45
ठीक है? आर्टिकल 45 रोहित शर्मा का नंबर था, ठीक है? तो मैंने आपको उस तरीके से बताया था 45 रोहित शर्मा के छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। 46 एससी-एसटी एजुकेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। 51 ए पेरेंट्स का ड्यूटी है, इस पे ज़्यादा फ़ोकस करता है, ठीक है? तो आर्टिकल 51 ए का जो मुताबिक अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाना है, पर पेरेंट्स का फंडामेंटल ड्यूटी है, ये चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है? देन आरटीई एक्ट 2009 इसके बारे में तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है? आरटीई एक्ट बहुत ज़्यादा फेमस एक्ट है। तो ये जो है वो एनफोर्स करता है 21 ए को, मतलब सपोर्ट करता है। 21 ए क्या बोलता था? अभी पढ़े ना फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। तो ये जो है वो सपोर्ट करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट फॉर 6 टू 14 इयर्स ऑफ अ, एज ग्रुप के बच्चों के लिए, ठीक है? आरटीई एक्ट के अंदर पहले नो डिटेंशन पॉलिसी जो था जिसमें बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। साथ ही ये एक्ट टीचर क्वालिफ़िकेशन और स्कूल टीचर क्वालिफ़िकेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करता था, ठीक है? तो इसका मेन फ़ोकस क्या था कि ताकि बच्चा एटलीस्ट पढ़े तो, उस चक्कर में नो डिटेंशन पॉलिसी जो है, वो इसी एक्ट में लाया था कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। और टीचर्स क्वालिफ़िकेशन और स्कूल में चाइल्ड फ्रेंडली नॉर्म्स को भी मैंडेटरी बनाता है। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के देखा जाए, तो इसका मेन क्या है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो कि अगेन आर्टिकल 21 ए बोलता है, सेम इसका यही चीज़ है। क्लियर है? देन ये हमारा पढ़ने के थ्योरी के हिसाब से ये हमारा लास्ट स्लाइड है व्हिच इज़ समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है वो लॉन्च हुआ था 2018 में। अगर इसका एमसीक्यू टिप सबसे बड़ा सिंपल है समग्र। समग्र मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एक साथ इंटीग्रेट करके एजुकेशन जैसे आप लोग कर रहे हो करोगे आईटीईपी कोर्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड इसमें 3 पुराने स्कीम्स एसएसए, रमसा और टीचर एजुकेशन को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ये प्रोग्राम जो है वो प्राइमरी से लेकर क्लास 12th के बच्चों के लिए लाया गया है। इसमें इसका मेन फ़ोकस है एसेस, इक्विटी और क्वालिटी पे, ठीक है? तो समझ में आ गया समग्र मतलब क्या हो गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ये समग्र शिक्षा अभियान 3 पॉलिसीज़ को एक साथ मर्ज करके लाया गया है, एसएसए, रमसा और टीचर एजुकेशन। नाउ रैपिड फायर ओके, इसमें आज के डेट में तो हम लोग वैसे तो हमेशा एक चेकलिस्ट टाइप का लाते हैं बट आज में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें, ठीक है? तो कमेंट करना वैसे आंसर दिया है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो मेनली रिलेटेड टू ऑब्वियस सी बात है पता चल रहा है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट नाम से समझ में आ रहा है। कितने नंबर ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट थे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 अगर पूछता अगर इसी में ये क्वेश्चन पूछता अ, हाउ मेनी इट हैज़ रिप्लेस्ड तब इसका आंसर क्या आता? काला फॉर अ रीज़न। देन एनईपी 2020 का स्कूल स्ट्रक्चर अभी 2020 का क्या है? तो 5+3+3+4 अगर पुराना पूछता तो? अगर ये 1986 का पूछता तो फिर 10+2 एसईडीजीएस का सबको पता होगा। एनसीएफएफएस जो है वो कौन से बच्चों को फोकस करता है? फाउंडेशनल स्टेज पे तो ये जो है इम्पोर्टेंट इसको याद रखिएगा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। ये फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। देन एनसीएफएससी 2023 जो है वो रिलेट करता है क्लास 1 से लेके 12 तक के। एनसीएफ जो था वो 2022 में आया था फाउंडेशनल स्टेज के लिए। देन 2023 में एनसीएफएस आया था क्लास 1 से लेके 12 के बच्चों के लिए। प्री कंपल्सरी आर्टिकल 21 है। आरटी एक्ट अगेन आरटी एक्ट में क्या था? नो डिटेंशन पॉलिसी ये सब चीज़ें थी। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का बात किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान प्री प्राइमरी से लेके क्लास 12 के बच्चों के लिए। गर्ल्स एजुकेशन लोकल स्कीम का मेन एम क्या था? प्राइवेटाइजेशन नहीं। रिड्यूस द टीचर वर्कलोड स्टूडेंट का वर्कलोड कम करना था। इंक्रीज द एग्जाम नहीं, डिक्रीज द एग्जाम। इसका मेन एम ये था टू इम्प्रूव द एनरोलमेंट एंड रिटेंशन। So you are one more step closer to acing the NCT exams. And comment how many questions did you get right. ठीक है? एंड आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ में आ गया है। आई होप सो कि आप ये सेशन को एन्जॉय कर रहे होगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो या तो टेलीग्राम चैनल अभी तक कमेंट नहीं किया है तो ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है @ITEP /_science FX
ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, तो आप हमसे यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड आई होप दैट यू आर डूइंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे फॉर योर एनसीईटी एग्जामिनेशन। जय श्री राम, राधे राधे।